नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में अब बीएमसी चुनावों को लेकर चर्चा है। 15 जनवरी को चुनाव होंगे, उससे पहले माहौल बन चुका है। नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई। महायुति ने शानदार जीत दर्ज कर ली। लेकिन अब बीएमसी की बारी है। बीएमसी में क्या कुछ होगा, इसकी चर्चा हो रही है। ठाकरे भाई इस बार बीएमसी में मराठी और मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में आपने विवाद भी देखा होगा, मराठी भाषा को लेकर खूब दोनों भाइयों ने किया था। अब ऐसे में क्या मराठी मुस्लिम समीकरण ठाकरे बंधुओं को जिता पाएगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस का जो मॉडल है महाराष्ट्र का, वो जीतेगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त नेहा दुबे जी हैं, महाराष्ट्र से ही हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। मैम, दो समीकरण बन रहे हैं। एक समीकरण मराठी और मुस्लिम, जिस पर भरोसा ठाकरे बंधु कर रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को अपने विकास मॉडल पर पूरा भरोसा है। आपको क्या नजर आ रहा है अगर जमीनी स्तर पर देखते हैं तब? आपने अपने प्रश्न में ही बता दिया कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी को अपने विकास मॉडल पे भरोसा है। तो ये भरोसा शब्द ही बताता है कि इतना ही स्पष्ट है ये शब्द कि डायरेक्ट बताता है कि वोटर्स भी इतना भरोसा करते हैं। और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत जो थी और जीत का परचम जो है पूरे महाराष्ट्र में लहराया, उसी तरह से ये जो हमारे महाराष्ट्र के पूरी 29 कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपना जीत का परचम लहराएगी। मैम, क्या मराठी अस्मिता की जो बात राज ठाकरे कर रहे थे, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अस्मिता तो सभी की होती है, चाहे वो मराठी अस्मिता हो, चाहे उत्तर भारतीय की अस्मिता हो, चाहे गुजराती की हो, चाहे मारवाड़ी की हो। सबकी अपनी अपनी अस्मिता होती है, सबके अपने अपने गौरव है। ऐसा कोई नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है कि हर चुनाव के पहले किस तरह से राज ठाकरे जी के मराठी अस्मिता का जो मुद्दा जो उनका जाग जाता है, और हर चुनाव के बाद उनका वो मुद्दा पता नहीं कौन से बंद बस्ते में जाके बंद हो जाता है। तो क्या लगता है कि राज ठाकरे ने मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया? विधानसभा में तो गायब हैं, सांसद तो हैं नहीं, कम से कम बीएमसी में साख बची रहे, इसीलिए पिछले साल जो इतना विवाद हुआ, इस साल जो इतना विवाद हुआ मराठी हिंदी मराठी गुजराती का, क्या केवल बीएमसी में अपनी साख बचाने के लिए सब कुछ किया गया ठाकरे की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। और इसी पे मैं अपने सत्य कहना चाहूंगी कि यही बात बिल्कुल स्पष्ट है, सत्य है। और लेकिन मुझे इतना पता है कि देखिए, जनता भी मूर्ख नहीं है, मतदार भी मूर्ख नहीं है। मतदार भी भली भांति जानता है कि हर चुनाव के पहले वो इस तरह का ढोंग करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लोग उनका ये षड्यंत्र समझ चुके हैं और इसीलिए धीरे धीरे उनको साइडलाइन करते जा रहे हैं। मैम, 72 ऐसे वार्ड हैं जो कि वहां पर मराठियों का मतलब अच्छा खासा वोट बैंक है। अब राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे वो मराठी मेयर बनाने की बात कह रहे हैं, तो वही ये समझना चाह रहे हैं हम सब दर्शक भी कि क्या उन 72 वार्डों पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मराठी अगर मेयर बनेगा तो सीधा सीधा है भाई, उनको तो लग जाएगा कि हाँ हमारे बीच का मेयर बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के ही जो एक नेता ने जो कहा है, संजय राउत जी ने कह दिया है कि हमारी फैमिली सीट है जो ब्राह्मण मुंबई जो है। और इस तरह से उन्होंने फैमिली कहकर उन्होंने बता दिया है कि वो नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो घरानेशाही को सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में कहा जाता है घरानेशाही, तो घरानेशाही को सपोर्ट करते हैं और एक फैमिली का ही परंपरा चलेगा और फैमिली का ही सत्ता उस पर चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया है। और कोई भी वोटर होता है वो घरानेशाही के बाद में नहीं आना चाहता है, नेपोटिज्म में नहीं आना चाहता है। और लोगों की राय है, लोगों की पसंद है देवेंद्र फडणवीस, लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी जी। और यही विजन होने की वजह से, विकास का मुद्दा होने की वजह से, डेवलपमेंट का मुद्दा होने की वजह से, और बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मारामारी के एक क्लीन पॉलिटिक्स करते हुए देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी जो है, आप लोग देख रहे हैं कि देश में आज मोदी जी की सत्ता है और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की सत्ता देख रहे हैं।
72 मराठी सीटों के अलावा 41 मुस्लिम वार्ड हैं जहां पर मुस्लिमों का बोलबाला है। मुस्लिम वो जो कि मानते हैं कि बीजेपी उनके हक में काम नहीं करती, उनको दबा कर रखती है। और फिर औरंगजेब का विवाद पिछले कुछ वक्त में, और महाराष्ट्र में मुस्लिमों के बड़े चेहरे भी अबू आजमी, वारिस पठान, ऐसे लोग। क्या उन 41 सीटों के लिए भी आपको लगता है कि कुछ एक अलग प्लान तैयार करना होगा, या फिर फडणवीस के विकास मॉडल पर मुस्लिम भी वोट कर देंगे बीजेपी को, महायुति को? भारतीय जनता पार्टी ये सबका विकास करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना ही है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, ये विजन है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं एक कहना चाहूंगी कि देखिए, आप जागे हैं, जागे हुए को बताया जा सकता है कि सच क्या है, और जो सोया हुआ है उसको आप एक बार सोए हुए को उठा सकते हैं कि चलिए उठी, सुबह हो गई। परंतु जागा हुआ है वो बस बोल रहा है सोया हुआ, मुझे एक्टिंग करनी सोने की, मुझे कोई से नहीं। तो मुस्लिम पीपल भी जानते हैं, मुसलमान लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। परंतु वोटिंग के एक अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। हर चुनाव के पहले मस्जिदों में जो ऐलान होना और मदरसों में ऐलान होना कि वही इसी फला को ही वोट देना है, यही करना है, तो वो जो उनके पर्सनल है। और रही बात हर कौम का, हर जात का उनका एक अपना लीडर होता है, तो वो अपने लीडर के हिसाब से ही चलते हैं। जिस तरह से आपने नाम लिया अबू आजमी जी का, वारिस पठान जी का, तो वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी का भी भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और कहना एकदम स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। हम तो कहेंगे, हम उनके वोट मांगेंगे, उनके इसमें भी अपना कैंडिडेट देंगे, बेस्ट कैंडिडेट देंगे। और रही बात, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान कैंडिडेट नहीं है या मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है या मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है या नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो हम अपने कैंडिडेट्स देंगे, हम अपने, ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक बेस्ट कैंडिडेट वहां देगी, बाकी तो सब मतदार के हाथ में है। मैम, इसका क्या नेगेटिव फर्क पड़ेगा या फिर पॉजिटिव? जैसे कोस्टल प्रोजेक्ट की बात हो कि अगर जो भी समुद्र के किनारे बस्तियां बसी थी, मदरसे थे या फिर मजारें थी, उन्हें हटाने का पूरा प्लान किया गया, या फिर जो अवैध गतिविधियां थी, या फिर पिंपरी चिंचवाड़ में 900 एकड़ का पूरा अवैध जो कब्जा किया गया था, वहां पर बुलडोजर चलाना हो, ये सब क्या बीजेपी के पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव चला जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा आप किसी भी व्यक्तिगत एक इसके लिए नहीं ले सकते। आपके प्रश्न में ही था ये कि अवैध कब्जा, तो जो अवैध है उसको वैध तरीके से किया गया। और रही बात जिनका लीगल राइट्स वहां बनता था, तो उनको कंपेंसेशन भी गवर्नमेंट ने दिया है। और रही बात औरंगजेब का विषय, तो भाई ये भी विषय बहुत गंभीर है कि हम भारतीय हैं, तो हम ऐसे मजारों को समर्थन भी नहीं करेंगे और ना उनको सलाम सजदा सपोर्ट करेंगे, ना उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारे विषय है। लेकिन जो चीज लीगल है, जो जनहित में है और जो जनता के हित के लिए है, देश हित के लिए है, और अगर वो कार्य करना जरूरी है, कोस्टल लाइन बन रहा है, ये कोस्टल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उसका फायदा खाली हिंदुओं को नहीं होने वाला है, यह एक व्यक्ति विशेष को नहीं होने वाला है, एक पर्टिकुलर जात को या कमिटी को नहीं होने वाला है। वो सबके लिए, जनहित में सबके लिए बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा। तो मुझे लगता है अगर जनहित में, देश हित के लिए करने वाला अगर कोई कार्य है, तो उसको सबने सपोर्ट करना चाहिए और सबने आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहिए। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। बाकी देखना होगा कि बीएमसी में क्या कुछ परिणाम आते हैं। अभी मामू समीकरण पर विश्वास कर रहे हैं ठाकरे बंद, मामू मतलब मराठी और मुस्लिम, क्या साध पाएंगे या फिर जो मॉडल फडणवीस का है वो ही चलेगा बीएमसी में भी? वक्त पर जवाब जरूर मिलेगा। आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।